हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम सीजीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल में मिनरल्स की शुरुआत की थी। और इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडस्ट्रीज का पोर्शन है वो करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो उसी से बचे कुचे जितने भी मिनरल्स हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि आमतौर पर जो मिनरल्स होते हैं उन्हें दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मुख्यतः अभी हम मेटालिक मिनरल्स पढ़ रहे थे। इन मेटालिक मिनरल्स में हमने आयरन की बात करी थी, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरीके के मेटल्स की बात करी थी। अभी इसमें कुछ बचे हुए हैं जैसे कि कॉपर, तांबा जो है वो बात करेंगे। उसके बाद ये दो तीन होने के बाद हम नॉन मेटालिक मिनरल्स को पिक कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बचे कुचे मेटालिक मिनरल्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। तो जब भी हम किसी मिनरल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसका स्रोत क्या होता है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जितने भी मिनरल्स हैं उनका स्रोत क्या है, उनका मेटालिक मिनरल्स का स्रोत वही है। क्या स्रोत है वो? सिंपल से सिंपल जो आर्कियन रॉक में जो लावा आया उस लावा से ही निकला है, या तो इस आर्कियन रॉक का जब अपर्दन हुआ और धारवार रॉक्स बना तो उससे जो है हुआ। यानी कि जहां जहां पर आर्कियन रॉक है मुख्यतः वहीं पर पाया जाएगा। तो वही आप देखेंगे जो हम अपना पुराना आर्कियन रॉक का डायग्राम बनाएंगे तो ये जो है मुख्यतः आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया वाले पोर्शन में, यानी कि इतने पोर्शन में ही आपको मुख्यतः आर्कियन रॉक मिलता है। और यहीं पर आप देखोगे इसी पोर्शन में जहां जहां आउटक्रॉप रहेगा वहां पर ये जो है आपको कॉपर मिलेगा। जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं हमने बात करी वहीं पर इन्हीं जगहों पर ये मिलेगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, ये तो हम कल से कर रहे हैं। तो इनका स्रोत वही है, वेन्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। वेन्स क्या होता है? एक टेक्निकल शब्द है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी लावा निकलता है, अब ये जो ज्वालामुखी है ये क्या हुआ, अर्थ के अंडर पर नॉर्मली जो सिचुएटेड रहता है एक बड़ा सा मैग्मा चेंबर रहता है जहां पर पूरा का पूरा लावा जमा होता है। ठीक है, ये रहता है। अब इस चेंबर से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। तो एक छोटा सा जो पाइप रहता है इसे कहते हैं हम वेन। ठीक है, इस पाइप से के थ्रू क्या होता है, लावा निकलता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जब लावा का फ्लो खत्म हो जाता है, जब लावा चेंबर में ही लावा खत्म हो जाता है, तो इस वेन में क्या होता है, जो बचा कुचा लावा रहता है वो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस लावा, जमे हुए लावा में बहुत बार बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें में से एक कॉपर भी है। ठीक है, तो कैसे आया गया? बात वही है कि जब जो मैग्मा निकल रहा है उसी में बिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ अलग अलग समय में क्या हुआ, जब तापमान बढ़ते गया, दबाव बढ़ा, तो उसकी वजह से जो पूरी की पूरी मेटालिक मिनरल्स हो गए, सेग्रीगेट हो गए, आपस में अलग होते गए। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, एक जगह पर जो मिनरल्स हैं एक्यूमुलेट हो गए। इसी को हम कहते हैं ओरिफिक, जो पूरा का पूरा जो मिनरल्स हैं एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम एक मिनरल लेते, ये एक पूरा का पूरा मान लो एक मॉल्टन स्टेट है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है। अब एक मान लो ये एक फूड मटेरियल है, खाने का पदार्थ है। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में रहे, मान लो हम आइसक्रीम बना रहे हैं, ठीक है, या केक बना रहे हैं, जो केक का बैटर रहता है वो क्या रहता है, जली स्टेट में रहता है, जहां पर मेजरली लिक्विड रहता है लेकिन थोड़ा सा विस्कस रहता है। तो यदि इस लिक्विड स्टेट में हम स्टिर करते हैं, उसे हिलाते हैं, तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। और जो भारी इंग्रेडिएंट्स होते हैं नॉर्मली आप देखोगे नीचे बैठने लगते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ लावा स्टेट में जब मटेरियल रहता है उसके साथ भी होता है। जितने ज्यादा हैवी मटेरियल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये वेन है एक, इस वेन में यदि समय के साथ इसे अनटच्ड रखा जाएगा तो क्या होगा, यहां पर सबसे भारी मटेरियल, फिर उससे हल्का सा कम भारी मटेरियल, फिर और कम भारी, इस तरीके से रहेगा।
तो ऊपर वाला सबसे लाइट, तो ऐसा मेटल या मिनरल जो सबसे लाइट होगा वो ऊपर तरफ स्थित हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, और भारी रहेगा वो नीचे तरफ होते जाएगा। इसी प्रक्रिया से क्या होता है, कॉपर भी इन एक्टिव एरियाज में बन जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी मिनरल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणवत्ता होती है, रासायनिक और भौतिक, तो वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ आर्थिक यदि हमारी उपयोगिता वो दर्शाती हैं तभी वो हमारे लिए मिनरल होते हैं। तो यदि कॉपर की हम बात करें, कॉपर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी के, आप देखोगे जितने भी पंखा हो चाहे एसी हो, उनमें जो फॉइल रहती है, कॉइल रहती है, सॉरी, वो किसकी बनी रहती है, कॉपर की ही बनी रहती है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कंडक्टर जो आमतौर पर यूज किया जा सकता है वो कॉपर है। ठीक है, और ज्यादा ऊपर जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर भी है, बट वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो फॉइल बनती है वो किसकी रहती है, कॉइल जो बनती है वो कॉपर की रहती है। यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके बाद यदि आप नव युग में आओगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेस हैं सब में कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से आप देखोगे कॉपर जो है, कॉपर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा मिनरल है जिसकी बहुत समय से डिमांड जो है बहुत ज्यादा है सप्लाई से। कोई भी नया भंडार अभी कुछ दशकों में डिस्कवर नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे कॉपर का जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक मेजर यूज जो आता है वो आता है अलॉय बनाने में, मिश्रित धातु बनाने में। तो यदि कॉपर को जिंक के साथ मिला दिया जाए और कॉपर को टिन के साथ मिला जाए, ये एसएन होता है टिन, ये जिंक होता है, इनके साथ मिला जाए तो बहुत सारे मिश्रित धातु जो हैं बनते हैं। जैसे इसमें जो बनता है उसे कहते हैं ब्रास, एंड कॉपर को टिन के साथ मिलाने में बोला जाता है ब्रॉन्ज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है साइंस में, तो ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों से क्या होता है, जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, कॉस्ट ज्यादा कम हो जाती है, और जितने यूटिलिटी है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है। जैसे हम देखेंगे साइंस जब पढ़ेंगे तो शोल्डर भी इसी से ही बनता है, तो जिसे शोल्डरिंग के लिए हम यूज करते हैं, दो बिजली की तारों को जोड़ने के लिए। तो बहुत प्रकार के मिश्रित धातु बनते हैं जो हमारी डेली बेसिस में उपयोगिता करते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कहां कहां इनका उत्पादन होता है। तो यदि आप कॉपर का उत्पादन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और मलजखंड, ये जो दो हैं ये सबसे ज्यादा मेन एरियाज हैं जहां पर होता है। इसके अलावा झारखंड एक अच्छा प्रोडक्शन होता है, जिसमें सिंहभूम जो है वहां पर प्रोडक्शन होता है, और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी इसका उत्पादन होता है। जब भी आप ऐसा बनाएं तो इसे क्या करें जरूर, क्योंकि भूगोल का पोर्शन है, तो आप एक भारत का मैप बना दें, भारत का मैप बना के इन सारे को रिप्रेजेंट कर दें। बहुत ही सिंपल रहता है, इसको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है मैप बनाने में। ठीक है, तो मैं आपको कई बार मैप इसलिए बनाते दिखाता हूं ताकि आप कर सकते हो। ठीक है, ये बताने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इन क्षेत्रों में कॉपर रहता है, तो यहां पर आप दो तीन क्षेत्रों का नाम लिख दो, जैसे कि आप खेतरी लिख सकते हो, भिलवाड़ा लिख सकते हो, उदयपुर लिख सकते हो, ये क्षेत्रों के नाम यहां पर चाहो तो ऐसे डॉट बना के लिख दो। इसके बाद मध्य प्रदेश में मलजखंड, बालाघाट ऐसे लिख दो बना के, बालाघाट थोड़ा सा पश्चिम, इस तरीके से लिख दो। यदि एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं याद है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि कॉपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको आंध्र प्रदेश में गंटूर और नेल्लोर एरिया में मिलता है। इस तरीके से आप झारखंड में आपको सिंहभूम में मिलता है। ऐसे करके आप मैप में बना दो, नीचे उसको लेबल कर दो कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक ऐसा मैप जो कॉपर का विस्तार को भारत में दिखा रहा है, ये लेबल कर दो और उतना काफी रहता है। ठीक है, तो उत्पादन के टर्म्स में हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कॉपर का। ठीक है, इसके बाद यदि हम विश्व तौर पर देखें तो भारत बहुत ही पीछे है यार, भारत में कोई मेजर उत्पादन नहीं है।
एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो समुद्र के तट पर एक मटेरियल रहता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इसमें भी कॉपर पाया गया है, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब हम साइंस के में पढ़ेंगे तो हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, एक बार जल्दी से बता देता हूं। तो जैसे ये मान लो समुद्र है, तो समुद्र के फ्लोर में क्या होता है, कुछ आलू तरीके के, आलू के शेप और आकार के कुछ सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होता है, जिसमें बहुत प्रकार के मेटालिक धातु पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में कॉपर भी एक बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से आप देखोगे भविष्य में यह माना जा रहा है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल से होगा क्या, कि कॉपर का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे डिटेल में, अभी हम एक इंट्रोडक्शन बस में देना चाह रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो इसी तरीके से कैन यू सी दैट ये एरियाज जितने भी हैं ये कॉपर के हैं। फिर यहां पर सिंहभूम हजारीबाग, यहां पर यदि आप देखोगे तो गंतूर नेल्लोर आएगा, और मलचखंड और बालाघाट, यहाँ पे मलचखंड भी आएगा और बालाघाट। ठीक है, ये मुख्य एरिया है जहां पर तांबे का उत्पादन होता है। अगला जो हम बात कर रहे हैं बॉक्साइट। तो जब हम बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे तो याद कीजिए हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। कहां पढ़ा है, जब हम लैटेराइट सॉइल पढ़ रहे थे। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था ऐसे जगह जहां लैटेराइट सॉइल होती है और ये पहाड़ी या पठारी इलाकों में पाई जाती है, यानी कि प्लेट्यू या पठार में पाई जाती है, प्लस यहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, इस वजह से जब भी मिट्टी में पानी गिरता है तो मिट्टी की अलग अलग परतों से क्या होता है, यहां पर जितना भी बाकी सब्सटेंस रहते हैं नीचे पानी की ओर से चले जाते हैं, और यहां पर एल्यूमिनियम जो रहता है क्या रहता है, बच जाता है। और मिट्टी की ऊपर परतों में क्या होता है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा बच जाता है, और इसी को हम कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही ओर है। ठीक है, तो यहां से बनता है। इसका उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ में इलाका है, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मेन पार्ट में आप देखोगे एल्यूमिनियम बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि पठारी इलाका है, लैटराइट सॉइल मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया पठारी इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है, इसी वजह से आप देखोगे आपको ऐसी जगह में एल्यूमिनियम का उत्पादन मिल जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे तो अमरकंटक प्लेट्यू हो गया मध्य प्रदेश, यहां पर भी बॉक्साइट मिलता है। तो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, बात समझ में आ गई। यानी कि ये क्या है, ये कोई पुराना नहीं है, ये जब मिट्टी बनी अभी अभी के समय में, ये बिल्कुल नए युग यानी कि तृतीय युग टर्शरी एज में क्या हुआ, जब मिट्टी बनी, मृदा बनी, और मृदा में चेंजेस आए, जब मृदा की वजह से बाकी मटेरियल्स नीचे चले गए, तो उसकी वजह से जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, ये सब बॉक्साइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉक्साइट क्षेत्र जो है, फिर से आप देख लीजिए। तो ऐसे इलाकों में जहां पर बारिश अच्छी होगी और जहां पर पठारी क्षेत्र है वहीं पर यह पाया जाएगा। तो यदि हम मैप के जरिए देखें तो हम कोशिश करते हैं कि मैप को समझने की कि कौन कौन से क्षेत्र हैं ऐसे भारत में। तो कुछ क्षेत्र तो हमें समझ में आ ही गए। ठीक है, जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है। पहला क्षेत्र कौन सा है, याद कीजिए हम लोगों ने पश्चिमी घाट पढ़ा है। तो आप देखोगे इस पश्चिमी घाट में, ये देखो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा पश्चिमी घाट में आप देखोगे बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा भारत में पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अच्छी बारिश होती है, और यहां पर यदि आप देखोगे ये वाले क्षेत्र में, यहीं पर मेन पार्ट लाई करता है छत्तीसगढ़ के उत्तर पोर्शन में, और उसी का एक्सटेंशन है अमरकंटक। यदि आप पूर्वी क्षेत्रों में देखोगे मध्य प्रदेश के, तो ये मध्य अमरकंटक का पठार, और यहाँ मेन पार्ट और आजू बाजू के देवगढ़ की पहाड़ियां। और यदि हम उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा वाले इन इलाकों में भी पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्यतः यदि आप देखोगे तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस चीज का। ठीक है, अब बॉक्साइट का, तो ये जो है मेन क्षेत्र है। इसके अलावा क्या होता है, आप देखोगे तो कुछ कुछ और हैं, जैसे उड़ीसा आप देखोगे तो उड़ीसा के कौन कौन से इलाके में, तो संबलपुर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, एक एक दो दो याद रखना है। मेन जो मैं आपको बात बता रहा हूं आप देखोगे
तो हर मेजर इलाकों में जो भी माइनिंग टाउन है और यदि वो पठारी क्षेत्र है तो आप देखोगे वहां पर एल्यूमिनियम बॉक्साइट से उत्पादन हो जाता है। तो संबलपुर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, कोरापुट जो उत्तरी भाग हैं, नॉर्दर्न उड़ीसा, इन जिलों को आपको याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन से जिले हो गए? जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जैसे कि आप देखोगे शहडोल होगा, इसमें शहडोल, जबलपुर अब हो गया सेंट्रल में, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट। ठीक है। बालाघाट अभी हमने देखा यहां पर है पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो ऐसे एरिया जहां पर बारिश अच्छी खासी होती है। ठीक है। फिर यदि हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में तो हम जानते ही हैं पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री कहां पर है, प्लेन एरिया में सिचुएटेड है, बिलासपुर, कोरबा उस क्षेत्र में। और दूसरा क्षेत्र है जो अपना बारिश जहां होती है वहां है मेनपाट और उसके आजू बाजू के पहाड़ियां इलाका। ठीक है। नंबर 1 क्षेत्र में आता है उड़ीसा, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अब देखिए यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट की बात करें तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं Al2O3। इससे हमें एल्यूमिनियम निकालना रहता है Al। तो इसके लिए एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री सेटअप होती है। यदि हम जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम जो होता है वो रिएक्टिविटी टेबल में, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा ऊपर लाई करता है, यानी कि ये फ्री स्टेट में कभी भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से ये क्या करेगा, हमेशा ऑक्साइड बना लेता है और इन्वायरमेंट में उस तरीके से एग्जिस्ट करता है। बात आई समझ में? जब ऐसा होता है तो अब इसे जब एल्यूमिनियम के फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, इसका ऑक्सीजन निकालना है, तो हमें इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना रहता है, तब जाके हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है। इसी वजह से आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा जो एल्यूमिनियम के माइनिंग के बाद, खनिज के बाद जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है वो ऐसे ही क्षेत्रों में होता है जहां पर बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। जब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में तो हम देखेंगे इस चीज का। अगला टॉपिक हमारा इंडस्ट्री ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, हम चांदी की बात कर रहे हैं। चांदी क्या होता है? फिर से जो आपको मिलेगा ये आप देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सिल्वर मुख्यतः यदि आप देखोगे जितने भी मेटल्स हमने देखे हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो अग्निय चट्टानों में ही पाए गए हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में पाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मुख्यतः जो सिल्वर जो है वो इंडिया में ज्यादा पाया ही नहीं जाता है, उसकी चट्टानें हैं ही नहीं। ऐसे सिर्फ आपको सिल्वर की, चांदी की चट्टानें नहीं मिलेगी। तो कैसे इसका उत्पादन होता है? तो आप देखोगे ये बहुत सारे अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होकर किसी ना किसी फॉर्म में हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यदि आप देखोगे यहां पर हम राजस्थान की जवार माइंस देखेंगे तो वहां पर ये मरकुरी के साथ, लेड के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसी तरीके से आप जब गोल्ड फील्ड देखोगे, कोलार गोल्ड फील्ड, तो वहां पर आप देखोगे ये सोने के साथ एग्जिस्ट करता है। मतलब जो बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स हैं उनके साथ ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके बाद जब ये मेटल का प्रोडक्शन होता है तो बेसिकली हुआ क्या, जब ये मेटल का प्रोडक्शन होता है तो ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होता है और उसी से भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द बेसिक ऑफ सिल्वर। सिल्वर का यूज जो है हम सब जानते हैं कहां पर होता है, सबसे ज्यादा केमिकल्स में यूज होता है। जैसे हम पढ़ेंगे AgNO3 आगे जो केमिकल है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन में ये यूज होता है। आगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसका देखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी में भी यूज होता है। आगे हम जब साइंस पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में आएगा, सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो कहां पर बनता है, राजस्थान से ही बनता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा उत्पादन होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो थे ये बेसिक मेटल्स थे जो हमें कवर करना था। अब यदि हम आगे देखते हैं तो हम एक और लास्ट बच रहा है, वो है गोल्ड। गोल्ड की बात कर रहे हैं, क्यों आ रहा है? अब देखिए अगेन हमारे यहां कोई मेजर उत्पादन सेंटर है नहीं, इसीलिए इनको डिटेल में करने का कोई भी मतलब नहीं है। इन पर ज्यादा समय लगाना हमारे लिए वेस्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ताकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम ब्रीफली आंसर कर सके, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं।
अब देखिए गोल्ड की क्या उपयोगिता है हम सब जानते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ यूज होता है किस पर्पस के लिए होता है? ज्वेलरी पर्पस के लिए होता है, ठीक है, आभूषणों के लिए होता है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से इसे हाई एंड इलेक्ट्रिकल, जहां पर बहुत ही फाइन चाहिए रहता है बिजली का सप्लाई, वहां पर इसे यूज किया जाता है। यही दो मुख्य यूज है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखोगे पाया कैसे जाता है, तो वही जैसे हम कॉपर की बात किए थे कि कैसे पाया जाता है कि वेन्स ऑफ अग्निय रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक जो होते हैं उनकी जो जब उनमें जो लावा रहता है, मैग्मा रहता है, सूख जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उस सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें मेटल सेग्रीगेशन हो जाता है और उसी से हमें गोल्ड भी मिलता है, सोना भी मिलता है। इसके अलावा हम जैसे हम छत्तीसगढ़ की भूगोल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी नदियों के रेत में मिलता है। ऐसे ही हालांकि छत्तीसगढ़ की रेत में कम मिलता है, यदि आप देखोगे स्वर्ण रेखा नाम में ही स्वर्ण है, आप समझ रहे हो, उसके बाद सोना नदी, ये जो नदियां हैं इनमें ज्यादा मिलता है। छत्तीसगढ़ में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यदि हम देखें इसका उत्पादन जो है मुख्यतः यदि आप देखोगे तो दो फील्ड हैं, एक है कोलार गोल्ड फील्ड और दूसरा जो है हुट्टी गोल्ड फील्ड। जो हुट्टी जो माइंस हैं ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट पर सिचुएटेड है। दोनों के दोनों जो हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि आप देखोगे ये जो दोनों जो हैं 80% भारत के सोने का उत्पादन करते हैं, यही दो क्षेत्र। बाकी बहुत सारे क्षेत्र में सोना पाया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे तो बस्तर संभाग में टोकापाल हो गया, इसके बाद कुछ और क्षेत्र हैं जहां पर पाया गया है। क्या वहां उत्पादन शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो टोकापाल में सोना और डायमंड दोनों पाया गया है, लेकिन वहां पर उत्पादन नहीं शुरू हुआ। एक रियो टिंटो कंपनी है ब्राजील की, उसने 2014-15 के आसपास अप्लाई किया था, बट किसी ना किसी कारणवश वो अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, अप्रूवल भी नहीं मिला है। तो हो क्या रहा है कि इन इलाकों में आप देखोगे तो अभी उत्पादन होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता। इसी वजह से आप देखोगे जो सबसे बड़ी माइंस थी कोलार गोल्ड माइन, ये जो है ऑलमोस्ट इसका जो ये ओपन फील्ड माइन है। ओपन फील्ड में होता क्या है कि आप ओपन कास्ट ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है। जब ऊपर से नीचे जाते हो तो आप देखते हो ऊपर की परतों का जो सोना है वो निकाल लिया जा रहा है अब, और इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नीचे होते जा रही है। जब डेप्थ नीचे हो रही है मतलब उससे निकालने का जो पैसा लग रहा है कंपनी को बहुत ज्यादा लगते जा रहा है। इसी वजह से आप देखोगे यहां का उत्पादन अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और इंडिया मुख्यतः इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है सोने के, ठीक है। यदि हम बात करें तो यही जो दो मुख्य माइन है, इन दोनों माइन का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हम बात कर जाते हैं गैर धातुत्व खनिज में, नॉन मेटालिक मिनरल्स की हम बात करते हैं। अब देखिए भारत में नॉन मेटालिक मिनरल्स का जो उपयोग रहता है, उपयोग तो है पर ओवरऑल यदि हम खनिज क्षेत्र माइनिंग में देखेंगे तो ये एक बहुत ही कम प्रतिशत कंस्टिट्यूट करती है। इसी वजह से आप देखोगे जब हम इन मिनरल्स को पढ़ेंगे तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम आते हैं। इसके अलावा इनका जो महत्व है भारत की अर्थव्यवस्था में कम है। इनका जो ऑक्शन होता है खनिज डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर भी आप देखोगे कम रहता है। इसी वजह से इनमें हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जहां डिटेल पढ़ना था हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़े क्योंकि क्वेश्चन उनसे लगातार आता है। इसमें जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबरख, जिसे बोलते हैं माइका। अब देखो अगेन मिनरल है तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक यूटिलिटी कहां से आती है, ठीक है। तो यदि इसकी हम यूटिलिटी देखें तो सिंपल सी बात है, अब अभी तक हमने सिल्वर की बात करी, कॉपर की बात करी, गोल्ड की बात करी, ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स थे। लेकिन बिजली रोकने के लिए भी कुछ धातु चाहिए रहता है जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोटेड रहती है तभी हम प्लग से निकाल सकते हैं, वरना हमें उसमें भी करंट मार देगा। ऐसे ही इंसुलेटर जो धातु है वो मिका बहुत हाई वोल्टेज इंसुलेटर प्रोवाइड करता है। इसी वजह से ट्रेडिशनली इसे कहां पर यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता था। अब यदि हम बात करें इसके अलावा इसकी कुछ छोटी मोटी और केमिकल यूटिलिटी है, जैसे कि आप देखे होंगे
टूथपेस्ट में कई बार आप सुने होंगे हमारे यहाँ मिका है, उसे चमक आती है। फ्लोराइड, मिका, ये सब कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जो टूथपेस्ट में डालने से दांतों में चमक आती है। इस तरीके के कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं। यदि हम मुख्यतः बात करें तो इसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, समय के साथ गिरते जा रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिनरल को ही यूज किया जाता था। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स बन गए हैं जिन्हें इंसुलेटर के तरह यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक एक उदाहरण है। यदि प्लास्टिक से इंसुलेटर बन रहा है तो क्या मुझे एक पूरा का पूरा खनिज से उसे एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना, उसके बाद सप्लाई करना की जरूरत है? तो वो आवश्यकता कम होते जा रही है। इसी वजह से आप देखोगे मिका की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, सिंथेटिक प्लास्टिक के आने के बाद कम होती जा रही है। इंसुलेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का कुल उत्पादन जो है भारत 60% करता है। उसमें भी यदि आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश एकमात्र जो है 41% करता है। यदि आप देखो मैप बनाना है तो फिर से मैं मैप बना के ये सब बता सकता हूं। तो छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा मैप बना के सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये जो नेल्लोर इलाका है यहां पर पाया जाता है। ठीक है, नेल्लोर हो गया, यहां पर पाया गया। इसके अलावा हम जो मुख्यतः देखेंगे राजस्थान के पूर्वी इलाकों में पाया जाता है। तो ये राजस्थान में पूरी एक बेल्ट है जो भीलवाड़ा, जयपुर, ये वाली बेल्ट है, यहां से पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर पर है वो झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में आप देखोगे हजारीबाग और कोडरमा। ठीक है, एक्चुअली हजारीबाग थोड़ा सा इस क्षेत्र में आएगा। बिहार का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग ऑफ झारखंड, ये जो है इस तरीके से। अब एक एक नाम आपको याद रखना है और मैप के जरिए रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बस इतना सही आपको काम करना है इसमें। तो यदि मुझे मिका के बारे में पूछा गया, अभ्रक के बारे में पूछा गया, तो इसकी उपयोगिता में बता दिया, उत्पादन के टर्म्स बता दिया कि भारत नंबर 1 है, विश्व का 60% उत्पादन करता है। यदि राज्य स्तरीय पर बताए तो हम पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है नेल्लोर बेल्ट में। उसके बाद राजस्थान प्रोड्यूस करता है, जो पूर्वी इलाके हैं अरावली के आसपास, वहां पर प्रोड्यूस करता है, जिसमें जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक एक प्रमुख बेल्ट है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर भी उत्पादन होता है, जिसमें मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र ऑफ झारखंड, जैसे कि मैंने आपको अभी ये वाले बताया, इनको आपको बताना है। बस इतना सा बता के आपका काम हो जाना, इससे ज्यादा हम इन टॉपिक्स पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो ये मैप में ऐसे दिखा दिया गया। तो ये पहले राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, फिर ये देखो बिहार का क्षेत्र, और ये आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन की उपयोगिता सबसे ज्यादा कहां होती है? सबसे ज्यादा होती है सीमेंट उद्योग में। इसी वजह से आप देखोगे 75% जो है सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, अब आप देखोगे इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और आयरन एंड स्टील बनाने में भी कुछ उपयोग होता है, कुछ केमिकल इंडस्ट्री में होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 70% से भी ज्यादा, करीब करीब 75% होता है, वो किसका उपयोग होता है? वो इसी में सीमेंट का उपयोग होता है। अब इसका कैसे बनता है? तो इसका जो नॉर्मली जो बनता है वो है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है? ये इसका रूट वर्ड है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आप देखो ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान में जब धूप आई, पानी आया, ठीक है, और कीड़े मकोड़े बहुत सारे आए, तो ये चट्टान क्या होगा, धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे पत्थरों में टूटेगी। पहले छोटे, फिर और छोटे 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 जो पत्थरों में टूटती है उसे ही हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, ये सेडिमेंट्स बने। जब इन सेडिमेंट्स को आप देखोगे, इन सेडिमेंट्स का क्या होता है, परत दर परत इनका जो डिपोजिशन होता है, और इसमें सालों साल बहुत ज्यादा तापमान जब लगता है, ये लेयर बाय लेयर सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे जमा हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा तापमान लगता है, क्योंकि आप जैसे ही
जैसे ये मान लो ये सतह है, सतह के नीचे जाओगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, और यहां पर लेयर बाय लेयर जब सेडिमेंट जमा होते हैं तो इनका क्या होता है, एक तरीके से लेयर बाय लेयर रॉक बनते जाते हैं। सालों के सालों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के दबाव के बाद ये पूरे के पूरे जो सेडिमेंट्स हैं कंप्रेस हो जाते हैं, और उस कंप्रेशन के बाद आप देखोगे यहां पर क्या होता है, चट्टानें बन जाती हैं जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये जो लाइमस्टोन है आप देखोगे उसी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, तल छटी मूल कहते हैं। ठीक है, एक एक लेयर की निकलने की वजह से सेडिमेंट जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं उसकी वजह से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, लाइमस्टोन जो होता है मुख्यतः आप देखोगे ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट इसमें मौजूद होता है। ये दो फॉर्म में मौजूद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म पर पाया जाता है। आप देखोगे जितने भी जियोलॉजिकल ओरिजिन है, जितने भी चट्टाने हैं, उन सभी में ये रॉक पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक गोंडवाना छोड़ दो, उनके अलावा जब भी उनका अपरदन हुआ है उसके आसपास जो नई सेडिमेंट्री चट्टाने बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स, उनमें ये पाया जाता है मुख्यतः आप देखोगे। और यही जो है आगे चलकर जब लाइमस्टोन में और ज्यादा बदलाव होता है तो वो एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है जिसे हम मार्बल कहते हैं। फिर तापमान बढ़ेगा, फिर दबाव बढ़ेगा, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ही रिलेवेंट है। ठीक है, यदि हम मुख्यतः बात करें तो मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्य हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा उत्पादन करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, उससे मुख्यतः सीमेंट उद्योग और स्टील के उद्योग में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो हम बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं। अब देखो यदि हम भारत का स्ट्रक्चर देखें तो भारत के स्ट्रक्चर में आप देखोगे दो क्षेत्र हैं, एक तटीय क्षेत्र है या कोस्टल एरियाज हैं, और दूसरा जो है इनलैंड एरियाज हैं। तो एक हमारा सिंपल गैस जो बोलता है कि पूरे समुद्र में क्या है, नमक है, तो यहां से नमक का उत्पादन अच्छा खासा होता होगा, लेकिन ऐसा स्थिति होता नहीं है। मुख्यतः जो नमक बनता है आप देखोगे इनलैंड वाटर से बनता है, यानी कि जो लैंड एरिया है उसमें में से मुख्य नमक बनता है। इसमें यदि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नमक कौन से क्षेत्र से बनता है, वो आपको बनेगा इस वाले क्षेत्र से। क्यों बनेगा, याद कीजिए मैंने आपको बताया था तृतीय युग में क्या हुआ था, ये वाला क्षेत्र पानी के अंदर था, तो जब पानी के अंदर रहा तो जब समुद्र का पानी वापस समुद्र की ओर बढ़ा तो जो भी नमक का जो डलियां थी, ढेरी थी, वो यहां पर रह गई। इसी वजह से आपको इस इलाके में अच्छा खासा नमक मिलता है। उसके अलावा इस इलाकों में हमने क्या बात की थी, कैसा इलाका है ये सेमी एरिड इलाका है। सेमी मतलब अर्ध, एरिड मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क इलाके हैं, क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्र में पानी कम गिरा है, अभी भी गिर रहा है कम, इस वजह से जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम नहीं हुआ है। इसी वजह से आप देखोगे मुख्यतः जो पूरे के पूरे भारत में नमक प्रोड्यूस होता है उसमें राजस्थान का एक लेक है जिसे हम सांभर लेक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो रन ऑफ कच्छ का जिला है यहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। गुजरात ही अकेले मात्र आधा भारत का नमक का उत्पादन करता है। इसके अलावा कुछ कुछ पूरे के पूरे तटीय क्षेत्रों में कुछ कुछ नमक का उत्पादन करते ही हैं। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक डांडी मार्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। डांडी मार्च में गांधी जी ने अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से डांडी की ओर ये निकाला था एक यात्रा, जिसका मुख्य एम था कि वो चाहते थे कि नमक बनाने की जो अधिकार है वो आम जनता को मिल जाए और उस पर कोई भी टैक्स ना लगाया जाए। ठीक है, इसी के संदर्भ में एक पूरा का पूरा विद्रोह किया गया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बताने का मतलब यह है कि आज नहीं, बहुत पहले से ही, इवन जब हम एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन की भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे भारत में हमेशा से नमक का उत्पादन लोकल स्तर पर क्या होता है, होते ही रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मुख्यतः गुजरात और उत्तर पश्चिमी राज्यों से ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है,
बस इतना सही है। इसमें क्या कैसे उत्पादन होता है, कोई भी जो सॉल्टी वाटर वाला एरिया रहेगा, ये सॉल्टी वाटर क्या हो सकता है, जैसे लेक हो सकता है, ठीक है, समुद्र हो सकता है, जैसे कि कोई भी झरना हो सकता है, या तो भूजल में यदि सॉल्ट नमक का कंटेंट ज्यादा है वहां से भी उत्पादन किया जा सकता है, या एक आता है रॉक सॉल्ट, आजकल इसका भी उत्पादन ज्यादा हो रहा है। रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। अब कई लोग बोलते हैं सेंधा नमक जो रहता है ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो चट्टानों से भी आजकल नमक का उत्पादन हो रहा है। ये जो सेंधा नमक है ये मुख्यतः आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले इलाकों में आपको मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ही आप देखोगे मुख्यतः यहां पर इसका उत्पादन होता है रॉक सॉल्ट का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड फिर से हम जानते हैं क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले एक ज्वेलरी के लिए यूज होता है, ठीक है, आभूषणों के लिए यूज होता है। दूसरा, ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हार्डेस्ट है तो क्या होता है, इसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जितने भी ड्रिलिंग की जो बिट्स होती हैं उनकी जो टिप्स होती हैं वो किससे बनी रहती हैं, डायमंड से बनी रहती हैं। ग्राइंड करना, कट करना, ये सब के लिए डायमंड का यूज होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या है, विच इज वेरी वेरी हार्ड। तो इसी वजह से, इस कठोरता की वजह से इसे क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है ताकि क्या हो सके, तो कटिंग पॉलिशिंग के लिए, कटिंग वगैरह के लिए, ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जा सके। बात समझ में आई। यदि हम इसका उत्पादन देखें तो इसका उत्पादन मुख्यतः कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंस है जो मध्य प्रदेश में पन्ना माइंस है जहां पर इसका उत्पादन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंस। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस में बता चुका हूं, पन्ना माइंस में भी आज की डेट में कोई मेजर उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी मेजर उत्पादन नहीं हो रहा है, बस ये माइंस कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही कम उत्पादन हो रहा है, सारे प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पर ये पूरी की तरह बंद हो चुकी है, ठीक है। कैसे बनता है, तो ये वही बनता है, एक पर्टिकुलर मैग्मा होता है, ऑरिफेरस मैग्मा। इस मैग्मा, यदि ऐसा मैग्मा प्रेजेंट होता है तो ऑरिफेरस मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से कुछ कंकड़ बनते हैं, उसी कंकड़ को हम डायमंड कहते हैं। फिर क्या होता है, इसकी पॉलिशिंग होती है, इसे ज्यादा निखारा जाता है, और जिस रूप पे हम ज्वेलरी वेलरी के रूप में पहनते हैं या यूज किया जाता है, उस फाइनल यूज के हिसाब से उसे डिफाइन किया जाता है। एक बात बताना चाहूंगा आपको, विश्व के जितने भी डायमंड हैं उसमें में से 80% जो डायमंड है, 80 से ज्यादा भी हो सकता है, 85% तो मिनिमम है ही, जो डायमंड है वो सूरत में पॉलिश किए जाते हैं। पॉलिश करना मतलब उसको बिल्कुल, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसे बढ़ाना, उसकी जो कटाव रहती है उसे बढ़ाया जाता है, जिससे उसमें चमक आती है और उसकी जो फाइनल वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विश्व के जितने भी पॉलिशिंग होते हैं उसके 80% सूरत में होते हैं। आप देखोगे चाहे वो रशिया के डायमंड हो, साउथ अफ्रीका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, ब्राजील के हो, मोटे मोटे आते वो सूरत में ही है, उसके बाद उसे पॉलिश करके और ज्यादा वैल्यू ऐड करके बेचा जाता है। अभी आप देखोगे इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि आजकल लैब में ग्रोन डायमंड्स भी आ चुके हैं। अब यदि लैब ग्रोन डायमंड आप देखोगे तो ये बहुत सस्ते होते हैं, इनकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसी वजह से आप देखोगे सूरत का जो डायमंड इंडस्ट्री है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से आप देखोगे, यदि पेपर्स आप पढ़ते रहोगे रेगुलरली, तो आप देखोगे सुसाइड प्रॉब्लम ऑफ लेबर वर्कर, जो काम करते हैं डायमंड में, यहां पर जितने भी लेबर्स या वर्कर्स रहते हैं उनमें सुसाइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनकी आय बहुत ज्यादा कम हो गई है और इनके पास काम जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है डायमंड की बात हो गई। अब यदि हम बात करें उत्पादन कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका वितरण, यानी कि कहां कहां क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का जो पन्ना बेल्ट है वहीं पर एकमात्र ओनली प्रोड्यूसिंग सेंटर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी जो है नाम का है। इवन जो पन्ना है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुका है, यानी कि इसका जो सप्लाई है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला यदि हम बात करते हैं, कुछ क्षेत्रों में जैसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के आसपास मिलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम, जैसे मैंने आपको बताया, टोकापाल है, वहां पर मिलता है।
ठीक है, टोकापाल, दुगापाल यहां पर मिलता है। जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो पाया गया है, पर अभी इन क्षेत्रों में माइनिंग शुरुआत नहीं हुई। तो ये जो है, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, ठीक है, इन क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक में आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। ज्यादा समय मैं क्लास में नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको इन्हें याद ही रखना पड़ेगा। बेसिक्स जो है मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, जो जिनसे हम देखेंगे कि कैसे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक जो है उनके सारे टॉपिक्स उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।